जय हिंद दोस्तों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो अलबरूनी है। अभी जो इतिहास का नया पैटर्न आया है तो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो राजनीति से हटके कला के क्षेत्र में ज़्यादा आ रहे हैं। प्लस जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, जिनके कारण हम इतिहास पढ़ पा रहे हैं, उनसे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए अलबरूनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक मानता हूं मैं। मैंने अभी तक जितनी एग्जाम्स उठा के देखी है यूपीएससी की, उनमें मेरे को अलबरूनी के कई सारे क्वेश्चंस नजर आए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अलबरूनी को पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं अलबरूनी। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसके जीवन के बारे में। अलबरूनी का जो मूल नाम है वो क्वेश्चन कई बार आया है यूजीसी नेट में। तो अलबरूनी का जो मूल नाम है वो है अबू रेहान। इसका मूल नाम अबू रेहान है। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, ये टॉपिक चालू करें उसके पहले, कि अगर आप लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इतिहास को क्रम से पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान होगा और आप उसकी क्रमबद्धता को अच्छे से जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो मूल नाम है वो अबू रेहान है। इसका जन्म 973 ईस्वी में हो रहा है। 973 ईस्वी को हो रहा है। एक देश है उज्बेकिस्तान, उसमें एक जगह ख्वारिज्म। इसका जन्म ख्वारिज्म में हो रहा है। ये मामूली वंश है, मामूनी वंश। मामूनी वंश। वहां के शासक क्या नौकरी करता था, ये वंश के शासक क्या नौकरी किया करता था। महमूद गजनबी जब मामूनी वंश पे आक्रमण करेगा 1017 में, तब महमूद गजनबी की सेना इसको किडनैप करके ले आएगी। महमूद गजनबी एक बहुत समझदार शासक है। वो जानता है कि यार कैसे योग्यता की कदर की जाती है। आपको सपोज मानिए कि अगर किसी शहर पे आप आक्रमण करोगे और आपको वहां विद्वान मिलेंगे, बहुत अच्छे पेंटर, बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत अच्छे डांसर, कई इतिहास के विद्वान मिलेंगे, तो आप लोग क्या उनको मारोगे? क्या आप कई आम लोगों के कत्ल कर दोगे, पर आप उन लोगों को जिंदा छोड़ोगे, साथ में अपने साथ में लेके आओगे। अगर आप समझदार हैं तो उनकी कद्र करेंगे और उनसे अपना काम निकलवाएंगे। महमूद गजनबी अलबरूनी के साथ में भी ऐसा ही करेगा। ख्वारिज्म पे आक्रमण करेगा, मामूनी वंश को जीतेगा और अलबरूनी को अपने साथ में लेके जाएगा। अलबरूनी को कुछ समय गिरफ्तार भी करेगा। ये भी यूजीसी नेट के क्वेश्चन में आया था, ये मुझसे गलत हो गया था। मैंने ऐसे कर दिया था कि शायद इसको गिरफ्तार नहीं करा होगा, पर इसको गिरफ्तार भी करेगा। अपने साथ ले गया, गिरफ्तार भी करा, इसको गिरफ्तार भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ उपाधियां हैं। ये गिरफ्तार कब कर रहा है? 1017 में, और 1018 में इसको भारत लेके आएगा। कहाँ लेके आएगा? भारत। इसकी उपाधियां हैं, उपाधियां भी जान लीजिए। इसकी उपाधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप खुद देखेंगे ऐसे ही कोई एग्जाम में इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। कुछ ना कुछ कारण है। उपाधियों में आपको कुछ बहुत से कारण पता चल जाएंगे कि आखिर में इसका इतना सम्मान क्यों है, क्यों इतनी सारी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसकी उपाधि, इसकी जो पहली उपाधि है वो विद्यासागर है। विद्यासागर मतलब बहुत बहुत विद्वान आदमी है ये।
बहुत ज्ञान रखता है स्वयं में भी, बहुत बहुत अच्छा इतिहासकार है, इसको कई फील्ड्स का ज्ञान है, इसको दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसलिए खुद विद्यासागर की उपाधि रखता है। इसकी जो दूसरी उपाधि है, ये भारतीय विद्वानों ने इसको उपाधि दी है, विद्यासागर की उपाधि। दूसरी, ये भारत का प्रथम मुस्लिम भारतविद है। माफ कीजिएगा, ये प्रथम मुस्लिम भारतविद है, भारत का नहीं है ये। तो ये प्रथम मुस्लिम भारतविद है, मतलब भारत का ज्ञान रखता है। ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने पुराणों को पढ़ा है। ये समझने की बात है, आखिर में क्यों यूजीसी इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। सोचिए, ये पहला मुस्लिम है जो पुराणों को पढ़ रहा है। इसने अपनी बुक लिखी है, उसमें बताया है कि मैं सर्वाधिक भगवत गीता से प्रभावित हूं। देख, भगवत गीता से प्रभावित है, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक मुस्लिम पुराणों को पढ़ रहा है, भगवत गीता से प्रभावित है, और इसकी एक उपाधि है भारत का प्राच्यविद। भारत का प्राच्यविद का मतलब है जो भारतीय ग्रंथों के बारे में अध्ययन करे, भारतीय ग्रंथों को जाने, वो होता है भारत का प्राच्यविद। ये उपाधियां इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये भी पता चला होगा कि आखिर में क्या कारण है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। इसकी विद्वता के कारण, इसने जो भारत के बारे में अध्ययन करा है, हम उन सब कारणों से इसको पढ़ रहे हैं। और आगे देखते हैं इसके बारे में कि इसने आखिर में भारत के बारे में क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है। तो इसकी जो बुक्स है हम वो देखते हैं। इसकी कुछ पुस्तकें हैं, इसकी कुछ बुक्स है, पुस्तकें हैं जो इसने लिखी है, हम उसको देखते हैं। पहली है इवोल्का। इसकी जो पहली बुक का नाम है वो इवोल्का है। दूसरी बुक का नाम है किताबुल सैयदना। किताबुस सैयदना, किताबस सैयदना। ये बुक औषधियों पे लिखी हुई है, औषधि शास्त्र पर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय औषधियों के बारे में पढ़ेगा, कैसे शादियों की जानकारी देगा, संस्कृति के बारे में बताएगा, धर्म के बारे में बताएगा। इसके एक एक फैक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें फैक्ट बहुत सारे भरे हुए हैं, हो सकता है पढ़ते पढ़ते थक जाएं, पर इसको पढ़िएगा, इसमें से छोटी छोटी चीजें आती है। किताब उस सैयदना औषधि पर लिखी है। और जो तीसरी पुस्तक है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी को हमको पढ़ना है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, हिंद, या इसी का एक और नाम है तारीख ए हिंद, ए हिंद। इसका सीधा सीधा मतलब होता है हिंद का इतिहास। किताबुल हिंद और तारीख ए हिंद का मतलब, ये जो बुक इसने लिखना चालू करी थी, तो ये भारत में जब आया था 1018 में, तब इसने बुक लिखना चालू करी। और इसने बुक, ये 10 साल भारत में रहा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कितने साल भारत में रहा, तो ये 10 साल भारत में रहा है, पर इसने जो बुक है वो 1030 में खत्म करी है, मतलब 22 सालों में खत्म करी है। 1030 में पूर्ण करा, 1030 में इस बुक को इसने पूर्ण करा है। अब हमको इस बुक के बारे में जानना है। अगर आपको मैं मौका दूं कोई सी बुक लिखने का, कि आप मंसूर के बारे में कुछ लिख लो, नीमच के बारे में कुछ लिख लो, या दलोदा के बारे में कुछ लिखो, तो आपको फैक्ट्स जुटाने पड़ेंगे। अल बरूनी भी ऐसा ही करेगा,
वो कई सारे फैक्ट्स को जुटाएगा, अलग अलग जगहों से चीजों को लेके आएगा। हमको वही जानना है, कुछ अलग बात नहीं है, बस आप समझते रहिए, चीजें अपने आप समझ में आती रहेगी। इसके बुक के स्रोत क्या क्या है, अब हमको जो भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किताब उल हिंद के बारे में पढ़ना है। तो इस बुक के स्रोत क्या क्या है, सबसे पहले हम स्रोत के बारे में जानेंगे। स्रोत क्या क्या है, आखिर में इसने जितनी चीजें लिखी है वो उठाई कहां से थी। तो एक तो ये 10 साल रहा है, तो सीधी सी बात है, एक तो इसका खुद का अनुभव होगा, स्वयं का अनुभव, जो इसने खुद ने देखा है। दूसरा, महमूद गजनबी विद्वानों का संरक्षक था, ये मैंने आपको कई बार बताया। मैंने जब महमूद गजनबी को पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था कि इसके विद्वान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस हिसाब से ये भारत में जो विद्वान ब्राह्मण थे उनको भी भारत से उठा के गजनी लेके गया था। तो ये अल बरूनी उन भारतीय ब्राह्मणों से जो गजनी में है उनसे भी चर्चा करेगा, भारत के बारे में जानेगा। तो गजनी में कैद किए गए ब्राह्मण, इनसे भी भारत के बारे में जानेगा। प्लस कई सारे सैनिक गजनी से भारत में आए हैं युद्ध करने के लिए, जिन्होंने युद्ध लड़ा है, भारत को जाना है, भारत के बारे में उनको जानकारी है। तो भारत में गए सैनिक, इनसे भी अलबरूनी भारत के बारे में जानकारी लेगा, भारत के बारे में जानने की कोशिश करेगा। ये इसके मेन स्रोत है। इसके बाद में ये जो किताबुल हिंद है, इसके बारे में 2 चीजें बोली गई है, वो लिख लीजिए, क्योंकि कई बार वो पूछने में आती है। ऐसे सब टॉपिक मत बनाइएगा, ऐसे ही ऐसे चौखट बना के अलग से ब्रैकेट में वो लिख लीजिएगा। एक तो किताबुल हिंद के बारे में ये बोला है कि ये 11वीं शताब्दी का दर्पण है। मतलब आप सोच सकते हो कि इसकी अहमियत कितनी है इतिहासकारों के बीच में, कि इसको 11वीं शताब्दी का दर्पण बोला है। मतलब 11वीं शताब्दी में इसने पूरी 11वीं शताब्दी को आपके सामने रख दिया है, प्रस्तुत करके एक बुक ने। सोचिए इसका कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा, जो आपको अभी पढ़ते पढ़ते 11वीं शताब्दी के बारे में बता रही है कि उस समय क्या हुआ होगा। तो 11वीं शताब्दी का दर्पण एक तो ये। दूसरा, एक इतिहासकार हैं स्टैनले लेनपुल, उसका जो कथन है अलबरूनी के ऊपर, अलबरूनी की बुक किताबुल हिंद के ऊपर, उसमें से यूपीएससी या एमपीपीएससी किसी न किसी दिन 100% प्रश्न उठा के देगा। मेरी गट फीलिंग है कि देगा, क्योंकि इसने जो शब्द बोले हैं ये किताबुल हिंद के बारे में, स्टैनले लेनपुल, मिटा देता हूं थोड़ा, एक इतिहासकार हैं, यूरोपियन इतिहासकार हैं स्टैनले लेनपुल। वो किताबुल हिंद के बारे में बोल रहे हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं किताबुल हिंद के बारे में पढ़ रहे हैं। किताबुल हिंद, तब किताब उल हिंद है, तारीख हिंद, किताब उल हिंद है। स्टैनले लेनपुल इसके बारे में बता रहा है, एक यूरोपियन इतिहासकार है स्टैनले
लेनपुल। उसने बहुत अच्छा वाक्य बोला है इसके लिए कि टकराती तलवारों, है ना, उजड़ते मंदिरों और जलते शहरों और लुटते मंदिरों के बीच में ये जो किताब है वो निष्पक्ष अनुसंधान का एक दीप की तरह है, जादुई दीप की तरह है। स्टेनले लेनपुल बोल रहा है टकराती तलवारों वारों, उजड़ते शहरों, लुटते मंदिरों के बीच यह किताब किताबी अनुसंधान किसकी तरह है? तो जादुई दीप की तरह है, जादुई दीप की तरह है। जो रोशनी दिखाता है दीप, उसी दीप की बात हो रही है। दीप की तरह है। ऐसा कौन बोल रहा है? स्टेनले लेनपुल बोल रहा है। इतनी तारीफ कर रहा है इस बुक की कि इतनी बुरी परिस्थितियों में भी इतना अच्छा, इतना शुद्ध, है ना, पक्षपात रहित जो बुक लिखी है किताबुल हिंद, उसकी तारीफ में बोल रहा है कि यार इस समय ऐसा इतिहास लिखना बहुत बड़ी बात है। इसका अनुवाद जान लेते हैं कि इसका अनुवाद किस किसने करा है। तो किताब उल हिंद के अनुवाद करने वाले दो लोग हैं, एक जिसने हिंदी में अनुवाद करा, एक जिसने इंग्लिश में अनुवाद करा है। तो जो हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं उनका नाम है रजनीकांत शास्त्री, और जो अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं उनका नाम है सी सचाऊ महोदय ने करा है। इन्होंने जिस नाम से करा है अनुवाद उसका नाम है अल-बरूनीज इंडिया एंड अकाउंट ऑफ इंडियन रिलीजन। अल-बरूनीज इंडिया एंड अकाउंट ऑफ इंडियन रिलीजन। ये तो हो गई कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में हमको जानना था कि यार आखिर में इस किताब को कैसे क्या लिख रखा है। अब हम मेन इसका जो कोर पॉइंट है कि इस किताब में लिखा क्या है उसको जानेंगे। इसकी सामाजिक व्यवस्था में क्या लिख रखा है कि भारत का समाज कैसा था। आपको भी मजा आएगा जानने में कि 11वीं शताब्दी में भारत का समाज कैसा था, भारत के लोग कैसे थे, किस धर्म को मानते थे, किस देवी देवताओं को पूजते थे, भाषा लिपि कौन सी चलती थी। जैसे अभी देवनागरी लिपि होती है वैसे उस समय लिपि कौन सी हुआ करती थी, किन त्योहारों को मनाते थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अभी जितनी स्वतंत्र थी क्या, अपनी इच्छा से शादी कर पाती थी क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वर्णन देख लेते कि इसने वर्णन किस तरह से किया है। अल-बरूनी ने किताब हिंद में वर्णन किस तरीके से किया है, वर्णन किस तरीके से कर रहा है। वर्णन आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन के आएगा वो ये बन के आएगा कि इस समय जितने भी इतिहासकार हैं वो वर्णन काय का कर रहे हैं, तो राजनीति का कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन में लगभग सभी लोग फंसते हैं जब वो पूछते हैं कि किताब उल हिंद, अल-बरूनी की बुक किताब उल हिंद में राजनीति का वर्णन मिलता है, कितना मिलता है, क्या बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर है नहीं। किताब उल हिंद में राजनीति का नाम मात्र का वर्णन है, राजनीति का नाम मात्र का वर्णन है, मात्र वर्णन। फिर किस चीज का वर्णन है? तो 1/4 भाग
नक्षत्रों के ऊपर है, ग्रहों के ऊपर है, मतलब समझ सकते हैं आप ज्योतिष के ऊपर है। नक्षत्र, ग्रह, ज्योतिष के ऊपर है, के ऊपर है, नक्षत्रों के, ग्रहों के, ज्योतिष के ऊपर है। इसने धर्म के बारे में बताया, संस्कृति के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया। हम एक एक चीजें देखेंगे भी सही, और औषधियों के बारे में बताया, औषधि के बारे में बताया। इसने हमको विज्ञान के बारे में बताया कि भारतीय विज्ञान कैसा है, शिक्षा के बारे में बताया, भूगोल के बारे में बताया। पर आपके लिए जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था वो यही है, सबसे ज्यादा काय का वर्णन है, सबसे कम काय का वर्णन है। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसने भारतीय समाज का बड़ी गहराई से वर्णन करा है। इसने जो महमूद गजनबी का आक्रमण है उसका सम आलोचनात्मक वर्णन करा है। महमूद गजनबी के आक्रमण का सम आलोचनात्मक समालोचनात्मक वर्णन किया है। आप लोगों के लिए ये जितने वर्णन है मैं एक एक बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, उसके लिए आप लोग चाहें तो इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा। जो गति है आवाज की उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं, आप लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। हम एक एक करके इन सब टॉपिक्स को देखेंगे और उसमें जितने फैक्ट्स हैं वो आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते रहिए ताकि ये चीजें आपके काम में आए और जब एग्जाम हो उसके पहले आप उसको आराम से पढ़ सकें। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे समाज का वर्णन। तो सबसे पहले समाज का वर्णन कर रहा है, समाज कैसा है। तो समाज में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, समाज पुरुष प्रधान ही है। पुरुष प्रधान समाज का मतलब क्या होता है? ऐसा समाज जिसमें उत्तराधिकारी व्यवस्था पुरुष प्रधान हो, है ना, घर में पुरुष की चलती हो, बाहर पुरुष की चलती हो, पुरुष का कहा माना जाता हो, जो सत्ता हो वो पुरुष के हाथ में हो, और जो इंपॉर्टेंट पद हो उन पे भी पुरुष आसीन हो, तब इस समाज को क्या बोलते हैं? पुरुष प्रधान समाज। तो ये समाज क्या है? पुरुष प्रधान समाज है। स्त्रियों की जो दशा है इसमें जो स्त्रियां हैं, अगर स्त्रियां अविवाहित है, मतलब जो अविवाहित स्त्री है, स्त्री, मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके घर में जो महिला है, मतलब व्यक्ति की बेटी, वो अगर शादी ना करे तो उस स्थिति में क्या किया जाए? तो उसका इन्होंने नियम बना रखा था कि जो धन है, जो संपत्ति है, उसका 1/4 भाग उसको मिलता था। ये 1/4 भाग तब मिलेगा जब वो शादी ना करे, और अगर वही शादी कर लेती है तो यही 1/4 भाग दहेज के रूप में उसको मिलता है। मतलब आप जान सकते हैं कि उस समय दहेज दिया जा रहा था और संपत्ति का 1/4 भाग था, मतलब शायद काफी ज्यादा दहेज दिया जा रहा था। अच्छी चीज नहीं होती है दहेज बिल्कुल भी, पर जानना चाहिए कि कितना मिल रहा था। 1/4 भाग मतलब पूरी संपत्ति का 1/4 भाग। मतलब अगर किसी के पास में 100 करोड़ रुपए हैं तो वो 25 करोड़ रुपए दहेज में देगा। नहीं भी देखा तो हिस्सा तो होगा ही सही, सब बंटने के बाद में, मतलब जितना पुरुष को मिल रहा है एक बच्चे को, अगर लड़के हैं तो फिर उनमें बराबर बटेगा। उस लड़के का 1/4 भाग है ये तभी पॉसिबल है जब जो कुल संपत्ति हो उसमें एक ही लड़का हो, तब मैं बोल रहा हूँ 25 करोड़। अदरवाइज तो जितने लड़के हैं उनमें बटेगा और एक लड़के का 25% इसको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जाति प्रथा आज भी है। मैं ऊंचा तू नीचा। आप लोग देखते भी होगे ना, मैंने इसके पिछले वाले टॉपिक में भी खूब चर्चा करी थी इसकी। बहुत कठिन है इस चीज को सुधारना, पर अपनी तरफ से जितना प्रयास करे करना चाहिए, है ना। यहाँ पे भी वही व्यवस्था है, मैं ऊंचा तू नीचा वगैरह। ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, वर्णों के हिसाब से, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। फिर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसलिए आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि आया हुआ है कि अल बरूनी ने जो जाति व्यवस्था बताई वो कैसी बताई है। तो आप लोगों को बताना है कि अल बरूनी ने जो जाति व्यवस्था बताई वो युग्मित जाति व्यवस्था बताई, मतलब ये दोनों साथ में रहते हैं, ये दोनों साथ में रहते हैं। आप लोग क्वेश्चन में से पूछ सकते हो उससे साथ में रहते हैं मतलब एक ही घर में रहते हैं, कि ऐसे साथ में नहीं। ये दोनों जो हैं ये वेद पढ़ सकते हैं, ये दोनों वेद नहीं पढ़ सकते। अब आप लोगों को लग रहा होगा, अब पता चल रहा होगा जातियों में क्या होता है। आज जो वैश्य जनरल में आते हैं वही वैश्य उस समय वेद तक नहीं पढ़ सकते थे। चीजें बदल जाती है समय के साथ साथ, वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। मतलब ये सब मेरे थॉट्स नहीं है ना, मेरे को कुछ कमेंट मत करना, है ना, मेरे खिलाफ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अल बरूनी ने ऐसा बताया है। मानना ना मानना तो आप लोगों के ऊपर है, मेरा फर्ज है जो इतिहासकार मानते हैं वो बताना, है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी तरफ से रिसर्च करें, रिसर्च पेपर पब्लिश करें, और जब वो छप जाए तो जो नई बुक आएगी आपके हिसाब से लिख देगी, है ना। तो अब शब्दों का यूज मत करना थोड़ा सा। तो ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसमें कैटेगरी में बटी हुई थी। युग्मित जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय एक तरफ, वैश्य शूद्र एक तरफ। इन दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अभी भी खूब खूब मानते हैं जाति व्यवस्था लोग, फिर गाली देते हैं कि लोग भारत छोड़ के विदेशों में क्यों जाते हैं नौकरी करने। मतलब ऐसे आगे थोड़ी बढ़ेगा यार। अगर आप पहले ही बांट के रखोगे, योग्यता को आश्रय नहीं दोगे और ये देखोगे कि यार ये मेरी जाति का है क्या नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गई, सामाजिक व्यवस्था देख रहे थे हम। वर्णन तो देख लिया, बार बार देखेंगे क्या। सामाजिक व्यवस्था और क्या है सामाजिक व्यवस्था में, ये जो मैंने जातियां बताई ना, जातियों के अलावा उपजातियां भी है। ऐसा बताया है अल बरूनी ने कि ब्राह्मण जो थे ना उनकी खुद की 16 उपजातियां थी। उदाहरण के रूप में 16 उपजाति इनकी थी ब्राह्मणों की। मतलब वर्ण ही कम थे क्या लड़ने के लिए? वर्णों के लिए तो लड़ते होंगे कि तू छोटा तू छोटा। वर्णों में भी जातियां हैं, मतलब ब्राह्मणों में भी कैटेगरी बनी हुई है। आज भी आप लोग देखते होंगे ना, लड़ते हैं। मतलब शूद्रों में भी कैटेगरी है कि ये मेरे से भी नीचा शूद्र है, ये मेरे से भी नीचा। ब्राह्मणों में कैटेगरी की ऊंचा वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय भी कुछ सबसे ऊंचा खुद को मानते, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। असलियत में तो इंसान खुद की योग्यता से पहचाना जाता है। जिसके कुछ नहीं होता वो फिर ले दे के अपनी जाति को बताता है, ऐसा मेरे को लगता है। ये मेरा पर्सनल थॉट है। अभी भी नहीं, आप नहीं मानो तो कोई बात नहीं है, मुझको बुरा भला मत बोलना। मैं दूसरों के भी थॉट्स का रिस्पेक्ट करता हूं, तो आप मेरी कर लो। आगे बढ़ते हैं। और क्या है, वर्णों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो किसी कार्य में दक्ष हैं, मतलब कुछ कार्य अच्छे से करते हैं। ये वर्णों के अलावा है ना। कुछ लोग हैं जो किसी विशेष कार्य में दक्ष हैं, विशेष कार्य में दक्ष हैं, में दक्ष हैं। ये वर्ण में नहीं आते, है ना, वर्ण में नहीं आते, आते। इनको अंत्यज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंत्यज बोलेंगे। ये अंत्यज है।
मैंने जब नीमच में पढ़ाया था तो मैंने अंत्यजों को याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी बताई थी कि अंत्यज जो लोग हैं वो शहर में नहीं रहते हैं, शहर के बाहर रहते हैं, या गांव हो तो गांव के बाहर रहते हैं, क्योंकि विशेष काम करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि मान लो कि गांव है तुम्हारा और ये गांव के घर है, समझने की कोशिश करना। गांव के अंदर तो तालाब होता नहीं है, गांव के बाहर ही तालाब होता है। तो मान लो ये तुम्हारे गांव के बाहर का तालाब है, राइट। गांव के बाहर तालाब है तो तालाब के आसपास पेड़ भी होंगे। ये अच्छा सा तुम्हारे गांव के आसपास तालाब और पेड़ वाला तालाब है, ठीक है। अब ये जो 8 अंत्यज हैं वो आप लोगों के लिए मोस्ट 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 आईएमपी है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन अंत्यज जाति में नहीं आता। तो ये अंत्यजों की संख्या 8 है। अब हमको 8 अंत्यजों को जानना है। इतनी चीज समझ लो, घर, गांव, गांव के बाहर क्या है, एक तालाब है। अब 8 अंत्यज आपको इसके आसपास नजर आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए। तालाब है, तालाब में क्या होती है, मछली। तो पहला मछली रहेगी तो मछली पकड़ने वाले को भी तालाब के पास ही रहना पड़ेगा। तो पहला व्यक्ति हो गया मछुआरा। मछुआरा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा जब पानी में जाएगा तो तैरते तैरते मछली तो पकड़ेगा नहीं, उसको किस चीज की जरूरत है, नाव की जरूरत है। तो दूसरा क्या हो गया, नाविक। फिर अभी मैंने आपको बताया कि आसपास जंगल भी तो है, तो जंगल है तो अगला व्यक्ति कौन हो जाएगा, शिकारी। कौन हो जाएगा, शिकारी। फिर आप खुद देखना, जो चमड़े का काम होता है, चमड़े का काम हर कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके बीच में चमड़ा पड़ा हुआ नजर आए तो आप लोग वहां रह नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा खतरनाक बदबू आती है। तो चमड़े वाले को भी यहां जाना पड़ेगा काम करने के लिए, गांव से बाहर। तो दूसरा कौन हो गया, मोची। जो चमड़े काम करता है उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा ये फोर्थ है मोची। जो 5th नंबर का व्यक्ति है, आप खुद देखो अगर मैं जादू दिखाऊं आप लोगों को, और अगर गांव के बीच में ही मान लो ये जादूगर का घर है और ये गांव के बीच में अगर रहने लगे, तो लोग तो इसकी खिड़कियों से झांक झांक के देखेंगे कि यार ये आखिर जादू दिखाता कैसे। फिर जादू कोई असलियत में जादू तो होता नहीं है कि यार ये ऐसे करेगा ना ऐसा हो जाएगा, वो तो हाथों की खेल है। अगर वो हाथों का खेल लोगों को पता चला तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जादूगर भी कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा, ऐसी जगह रहेगा जो शहर से गांव से दूर हो। तो एक और कौन हो गया, जादूगर। जादूगर को भी क्या करा है, वर्ण से बाहर निकाल के रख रखा है। फिर अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर धोबी बार बार आता जाता रहेगा तो कैसे कपड़े धो पाएगा। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा, जो धोबियों के ठिकाने होते हैं कपड़े धोने वालों के, वो नदियों के किनारे पे होते हैं। तो यहाँ पे भी ये धोबी है, वो भी कहाँ रह रहा है, तालाब के पास में रह रहा है। मतलब ऐसे जो भी हैं, तालाब असलियत में तालाब के पास में नहीं रहना। इस चीज को समझ रहा है, तुमको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि तालाब बनाया है। अदरवाइज ये गांव से दूर रहते हैं, जरूरी नहीं तालाब के पास में रहते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि तालाब बना के मैं ऐसे समझा रहा हूं कि हाँ ये यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा जुलाहा, और 8वां है डलिया बनाने वाला। डलिया बनाने वाला शायद जो टोकरियां बनाने वाला होता है उसको बोलते हैं जुलाहा। देख लेना, मेरे को कमेंट में बता देना, मैं भूल गया हूं शायद जुलाहा का मतलब क्या होता है। तो मैं देख लूंगा कि जुलाहा का मतलब क्या होता है। डलिया का भी एक बार कंफर्म करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी, अच्छा, ये जो जातियां है ना जिसको मैं अंत्यज बोल रहा हूं, अंत्यज को अल बरूनी ने अल्लम गल्लम बोला है। ये आप एमपीपीएससी और नेट के ओल्ड क्वेश्चंस उठा के देख लेना, ये मिलेगा कि अल बरूनी ने
अंत्यज को क्या बोला है, तो आप लोग बताएंगे कि अल्लम गल्लम बोला है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ जातियां हैं जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आती है, गांव के बाहर रहती है। उनमें है चांडाल, डोम, हादी, बघातू। अभी तक मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पता चला है कि चांडाल का मतलब कौन होता है, जो जो मरे हुए को जलाते हैं, है ना। इसका मतलब मेरे को पता है, पर इन तीनों का मतलब मुझको नहीं पता, मुझको ढूंढने पे भी नहीं मिला। तो अगर आप लोगों को मिले तो इसको भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊं तो मैं बता सकूं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम स्त्रियों की दशा देखेंगे कि स्त्रियों की कैसी दशा थी। उस समय की स्त्रियां पापा की परी थी या नहीं थी, ये धीरे धीरे पता चलेगा। मतलब ये परी थी कि नहीं थी, लड़के तो थे देखो परे, क्योंकि उनको खूब अधिकार मिल रहे हैं। पिताजी की संपत्ति का 1/3 हिस्सा मिल रहा है। बहुत है यार, 1 करोड़ भी अगर हो तो 75 लाख रुपए मिल रहे हैं। वैसे तो योग्य संतान कभी इस बारे में सोचती नहीं है, पर समझाने के लिए समझा रहा हूं, है ना। योग्य संतान तो ये सोचती है कि यार पापा ने पढ़ा लिखा दिया, खाना खिला दिया, घर में छत है, यही बहुत है। योग्य संतान लड़का लड़की दोनों है। अब आपका नंबर है कि आप लोग क्या कर सकते हो, राइट। तो हम स्त्रियों की दशा देखते हैं कि आखिर में स्त्रियों की कैसी दशा थी। स्त्रियों की दशा, चलिए। उस समय की जो स्त्रियां थी वो बिल्कुल भी पापा की परी नहीं थी, वो भोग विलास की वस्तु की तरह थी। तो पहली चीज क्या बता रहा है अल-बरूनी की भोग विलास की वस्तु की तरह है। कैसे यूज करें इनका, भोग विलास की वस्तु की तरह, वस्तु की तरह। मतलब वैसा ही है कि जब तक पापा के घर में रहे, पापा के अंडर में रहे, अगर पापा शांत हो जाए तो भाई के अंडर में रहे, शादी बाद पति के अंडर में रहे, और अगर पति मर जाए तो बेटे के अंडर में रहे। इस समय की ऐसी सोच थी। उसका जितना यूज करना हो यूज कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी। ऐसा कौन बता रहा है, अल-बरूनी बता रहा है। दूसरी चीज अल-बरूनी बताएगा कि बाल विवाह बिल्कुल था, बाल विवाह था, पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था, सती प्रथा था। ये तो जानते होंगे, बाल विवाह मतलब बचपन में विवाह कर देना, छोटी सी उम्र में 5-6 साल की बच्ची का विवाह कर देना। पर्दा प्रथा मतलब हमेशा घूंघट में रहना, पर्दे में रहना, बाहर नहीं निकलने देना। पर्दा सिर्फ यही नहीं होता घूंघट और इसमें रहना, बाहर भी नहीं निकलने देना। ऐसा नहीं कि लड़की बाहर निकल रही है, बिल्कुल नहीं, घर में रहना, वो भी एक पर्दा है, तुम्हारा घर भी पर्दा है। ऐसी वाली पर्दा प्रथा। सती प्रथा मतलब जब पति मर जाता है तो औरत किसी और के लिए फीलिंग्स ना आए, क्योंकि कई सारी ऐसी फीलिंग्स होती है जो नेचुरल फिनोमिना होता है, सबके अंदर होती है और वो आ जाती है, चाहे या ना चाहे, ना। मतलब बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि आपके अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचता हूँ, है ना, सपने में भी आप ही नजर आते हो। तो ये बायोलॉजिकली झूठ है। दुख होगा तुम लोगों को सुन के, पर यह सच्चाई है कि बायोलॉजिकली झूठ है। दूसरों के लिए फीलिंग आ जाना नेचुरल फिनोमिना है, ये इंसानों में पाया जाता है। पर हाँ, इसको रोक के आप रिश्ते जरूर निभा सकते हो, पर ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ फीलिंग्स ही नहीं है। मतलब झूठी बात है। अगर कोई तुमसे बोलता है ना तो ध्यान रखो थोड़ा। सती प्रथा
और पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं बुराइयां? दहेज, दहेज है, बोला अभी दहेज देना पड़ेगा, मतलब दिया जाता था 15%, मतलब जितना भी हो संपत्ति का 25%, है ना। और विधवा पुनः विवाह नहीं होता था। अगर विधवा हो गई या तो सती हो जा, या फिर ऐसी रूखी सूखी पड़े रहो, वही सफेद कलर की साड़ी, घर के बाहर नहीं जाना, किसी कार्यक्रम में नहीं जाना। विधवा पुनः विवाह नहीं था। और क्या क्या हो रहा है? बहुपत्नी प्रथा भी थी। बहुपत्नी प्रथा जैसे अभी भी इस्लाम में है। आप लोग देखते होंगे कि जो इस्लामिक कोड है, कोड, उसके अंदर 4 विवाह भारत में भी मंजूर हैं। और इसीलिए कई लोग मांग भी करते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी, मतलब उनकी भी, महिलाओं को न्याय मिल सके। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी ईर्ष्या की भी भावना है, क्योंकि अगर यहाँ वालों को भी मौका मिले 4 का, तो शायद ही कोई पीछे हटेगा। पर ठीक है, संभालने वाली बात है। आप में इतना गट्स भी होना चाहिए, आपके पास इतनी संपत्ति भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि खुद उठा ही गिरे हो, खुद के ठिकाने नहीं है, 4 शादियों की बातें करते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इस पे आपके थॉट्स हो सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए, खासकर मेरे विचारों का सम्मान करते हुए, अपनी राय जरूर रखते रहा कीजिए। अगली चीज, बाल विवाह के बाद में जो बहुपत्नी विवाह है वो सबके लिए समान नहीं। ये वर्ण के हिसाब से है। जैसे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, और जो वैश्य हैं, और जो शूद्र हैं, वो ऐसा नहीं कि यार अपने अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी शादियां कर ले। नहीं, ब्राह्मण 4 शादी कर सकता था, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र 1। मतलब उस समय शायद शूद्र की पत्नी बड़े खुश रहा करती होगी कि मेरे पति लॉयल हैं। तो इस व्यवस्था के हिसाब से, बाकी तो लॉयल तो 4 वाला भी हो सकता है, बोला निभाने वाला चाहिए। आज के लेक्चर में शायद ज्यादा विवादित बातें हो गई है। तो निभाने वाला आदमी चाहिए। और शूद्रों में 1 ही शादी होती थी, वैश्यों में 2, क्षत्रिय में 3। मतलब बहुपत्नी विवाह भी वर्ण आधारित है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका स्त्रियों की दशा। अब देखते हैं विवाह। विवाह कैसे होते थे? विवाह के लिए पूरा मिटा देते हैं इसको। विवाह करेंगे अब अपन, करवाएंगे एक दूसरे के। आप लोग मेरा विवाह करवाना। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर आखिरी में क्वेश्चन भी दूंगा, फिर आप लोग बताना कि मेरा विवाह जायज है कि नहीं है, और लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। विवाह के बारे में क्या बता रहा अलबलूनी? विवाह, विवाह मेरे एक दोस्त की फेवरेट मूवी भी है, वो कई बार देखा करता है। हम लोग उसको इसी चीज को लेके चिढ़ाते हैं कि यार ऐसी मूवियां देखता है तो। तो विवाह भी कैसे हो रहे हैं? 2 तरीके विवाह है। एक अनुलोम, दूसरा विवाह प्रतिलोम। प्रतिलोम, देखो, अनुलोम का सीधा सीधा अर्थ है जो जायज है, समाज में जायज है। अगर कोई व्यक्ति अनुलोम विवाह करेगा तो समाज में जायज है। लोग गाजे बाजे के साथ में जाएंगे, लोग भर भर के जाएंगे, है ना। माता पिता खुशी खुशी लड़की को अपनाएंगे कि आओ बेटी, आज से तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी, ऐसे करके। ये कायम होगा अनुलोम विवाह। समझ रहे हो ना, खुशी खुशी शादी हो रही है। प्रतिलोम विवाह में कि तुम कोर्ट मैरिज करके आ जाओ, तुम्हारे घर वाले रोज तुमसे लड़ेंगे कि यार कौन ले आया तू यार, ये, है ना। कोई तुम्हारी शादी में नहीं आएगा, कोई तुम बारात निकलेगी नहीं, तुम अकेले, तुम ही नाच रहे हो तुम्हारी शादी में। ऐसी स्थिति, इसको बोलेंगे प्रतिलोम विवाह। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होंगे कब, ये देखना है। फिर से वर्ण लिखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और शूद्र, इसका क्रम आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये क्रम आधारित व्यवस्था है। इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊंचा है कई ग्रंथों के हिसाब से। अब क्या हो रहा, जब ये बनाया गया वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। उस समय ऊंच नीच नहीं थी, इस चीज को जानते रही, बाद में ऊंच नीच बढ़ी। मान लीजिए कोई ब्राह्मण लड़का है, मान लीजिए मैं ब्राह्मण लड़का हूं, और अगर मेरे को कोई मेरी क्षत्रिय लड़की पसंद आ गई, जो गर्ल है वो क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण लड़का हूं। अब आप लोगों को बताना है कि क्या हम दोनों इस समय में 11वीं शताब्दी में शादी कर सकते थे अलबरूनी के हिसाब से? अगर आपका आंसर नहीं है, देखो ब्राह्मण ब्राह्मण तो कर सकते हैं, अपन दूसरी बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण करेंगे तो अनुलोम विवाह तो होगा ही, पर अगर लड़का ब्राह्मण हो लड़की क्षत्रिय हो तो क्या विवाह हो सकता है? अगर आप लोग मेरे इस विवाह के लिए राजी हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अगर लड़का उच्च वर्ण का हो और जस्ट इसके नीचे की वर्ण की लड़की हो तो ये विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। मेरी शादी गाजे बाजे के साथ में होगी आप लोगों के आशीर्वाद से, तो ये विवाह अनुलोम विवाह हो गया। इसी प्रकार अगर लड़का क्षत्रिय हुआ, बॉय क्षत्रिय है, और लड़की कौन है, वैश्य है, तो ये विवाह भी अनुलोम विवाह है, क्योंकि लड़का उच्च वर्ण का है, लड़की जस्ट उससे निचले वर्ण की है। इसी तरीके से अगर लड़का वैश्य है और लड़की शूद्र है तो ये विवाह भी अनुलोम विवाह होगा। पर अगर लड़का क्षत्रिय निकला, बॉय कौन है, क्षत्रिय है, और गर्ल जो है वो ब्राह्मण है, तो क्या ये विवाह अनुलोम विवाह होगा? तो इसका आंसर है नहीं, ये विवाह प्रतिलोम विवाह होगा। इनकी शादी में कोई नहीं जाएगा, विरोध होगा इनकी शादी का। इसी प्रकार अगर वैश्य लड़का हुआ, अगर मान लीजिए शूद्र लड़का हुआ और वैश्य की लड़की हुई, तो ये विवाह भी प्रतिलोम विवाह होगा, इनकी शादी में कोई नहीं जाएगा। अगर मैं शूद्र हूं और मेरी गर्लफ्रेंड, तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती थी उस समय पे, बचपन में शादी कर देते थे, मतलब मेरे को जो लड़की पसंद है अगर वो वैश्य हुई और हम दोनों ने शादी कर ली, तो आप लोग मेरी शादी में नहीं आओगे, आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा उस समय पर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है सर, अनुलोम प्रतिलोम समझ गए कि अगर जस्ट नीचे वाले वर्ण की लड़की हो तो शादी जायज है, अगर लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से ऊपर हो तो शादी जायज नहीं है। पर तब क्या होगा अगर ब्राह्मण लड़के का विवाह वैश्य लड़की से हो, मतलब वर्ण में तो लड़का ऊंचा है, लड़की वर्ण में निचली तबके की है, पर एक पायदान छोड़ के है, तब क्या होगा? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था, कई लोगों ने गलत करा होगा, मेरा वो सही था। और इसका आंसर है कि नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति होगी। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है सीधा सीधा कि आप लोग बताइए, अगर कोई शूद्र ब्राह्मण लड़की से शादी करता है, ध्यान रखिएगा ये व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ऐसा नहीं कि वापस नीचे से ऊपर की ओर भी चल जाए। तो ऐसे में अगर कोई लड़की ब्राह्मण है और शूद्र लड़के शादी करती है उस समय, तो ये प्रतिलोम विवाह होता था। अब आप लोग मेरे को बताइए कि अगर लड़का वैश्य है और लड़की क्षत्रिय है, तो क्या आप और हम इसको आशीर्वाद दे पाएंगे? क्या इसकी शादी हो पाएगी? मान लीजिए लड़का मैं ही हूं और लड़की क्षत्रिय है, तो क्या हम दोनों शादी कर पाएंगे? मुझको आप लोगों का आंसर से पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कितने समझ में आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुलोम प्रतिलोम विवाह समझ में आए। फिर इसमें एक और चीज भी है कि ये जो मैं अंतर्वर्णीय विवाह की बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ चारों वर्णों पे लागू होता है। जो गैर वर्ण हैं, जिनको अंत्यज बोलते हैं, अंत्यजों को लागू नहीं होता। अंत्यज गैर वर्णीय मतलब गैर जातीय शादियां कर सकते हैं। अंत्यज प्रतिलोम विवाह भी कर सकते हैं ना, प्रतिलोम जायज है इनके लिए, अंत्यजों के लिए प्रतिलोम विवाह जायज है, इस चीज को भी समझते रहिए। और जो विवाह हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? मम्मी पापा की अनुमति से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार अपने हिसाब से कर लिए, लव मैरिज कर ली कि पापा, ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में ऐसी स्थिति थी कि
लड़की खुद पसंद करके ले आती थी कि पापा देखो मैं क्या लेके आई। पापा पूछते थे क्या लेके आई बेटा, लड़की बोलती थी कि आपका दामाद, और पापा खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। कई तो ऐसी कहानियां हैं। मतलब भारत उस समय बहुत अपना जो स्तर रखता था बहुत ऊंचा रखता था, सामाजिक स्तर। आज जो अमेरिका और जो चीजों की तुम नकल कर रहे हो उससे कहीं अच्छा स्तर था। अमेरिका की जो संस्कृति है वो उससे बहुत अलग है। खैर अमेरिकी की जो संस्कृति है वो बहुत ज्यादा भौतिकतावादी है, पर अपने आप पे हर चीज का मिक्सचर था। यहाँ की स्त्रियां भी इतनी पढ़ी लिखी होती थी कि माँ बाप को भरोसा होता था कि यार गलत कदम नहीं उठाएगी। ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में क्या होता था कि आप लोगों ने जो भारत नाम पढ़ा है उसके माता पिता दुष्यंत और शकुंतला की कभी कहानी सुनाऊंगा। उसमें शकुंतला के पिता बाहर जाते हैं, तब दुष्यंत आता है उसके पिता से मिलने के लिए, ऋषि से मिलने के लिए, और तब दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों के बीच में विवाह हो जाता है शकुंतला की पिता की अनुपस्थिति में, और शकुंतला मां तक बन जाती है। जब शकुंतला के पिता आते हैं तो शकुंतला बताती है कि मेरी शादी भी हो गई है दुष्यंत से, और प्लस मैं गर्भवती भी हूं। तो भी उसके पिता उसको आशीर्वाद देते कि बेटी ठीक है, अब मैं जितना पालन पोषण कर सकता था कर लिया तेरा, अब तेरे को आशीर्वाद है कि तू उसके घर चली जा। तो समझ सकते हो कितना ऊंचा स्तर रहा होगा उस महिला का, भी क्या स्तर रहा होगा बुद्धि का कि उसके पिताजी इतना भरोसा करते थे। दुष्यंत कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तुम ये खुश मत हो जाना कि जो लड़के देख रहे हैं कि यार हम भी ले आए उसके पापा भी खुश हो जाएंगे। बेटा दुष्यंत राजा था, राजा था। इंद्र ने उसको युद्ध में बुलाया था कि क्योंकि हम असुरों से जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए तू आ लड़ने के लिए। उसकी जो संतान है उसकी संतान का नाम भरत है। वो शेर का मुंह फाड़ के उसके दांत गिन रही है। अपनी मतलब स्तर स्तर की बात है दोस्त। उतना उतना स्तर बनाओ, आप उतना स्तर बनाओ फिर कोई मना नहीं करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं अब थोड़ा। शादी आप बहुत करवा ली अपन ने, अनपढ़ों की शादी नहीं होती है पसंद से, इसलिए अपन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा के कई सारे विद्यालय हैं, जैसे नालंदा, नालंदा, तक्षशिला, उदांतपुरी, विक्रमशिला, कश्मीर, वाराणसी। इन सब के बारे में कौन बता रहा है? अलबरूनी बता रहा है कि देखो यार इतने सारे विद्यालय थे, यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी। शिक्षा में क्या है, उस समय स्लेट, जो स्लेट होती है स्लेट पेंसिल, उसका, और लिखने के लिए ऐसे ही पत्थरों का जो काले कलर के पत्थर थे उस पर लिख लिया करते थे याद करने के लिए। पर जो मेन उत्तर भारत के लोग हैं, जो आपके लिए क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि जो उत्तर भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के जो लोग हैं, उत्तर के लोग हैं, वो पेड़ों की छाल पे लिख रहे हैं। जो पेड़ों की छाल होती है उसको निकाला, उसको घिसा, उसके चौकुट चौकुट बनाए, फिर उस पे लिखते थे। काय पे? पेड़ों की छाल पे, पेड़ों की छाल पर, छाल पर लिख रहे हैं। जो दक्षिण भारत के लोग हैं तो एक पेड़ होता है ताड़ का पेड़, लंबा सा होता है, उसकी बहुत लंबी लंबी पत्तियां होती है, उसको आप चौखुट काट लो तो उस पर लिख सकते हो। दक्षिण में काय पे लिखते हैं? ताड़ के पेड़ पर, ताड़ की पत्तियों पर, पत्तियों पर। यहां तक समझ में आया होगा। अब लिपियों के बारे में बताता हूं मैं आपको कि क्या क्या कौन कौन सी लिपियां हुआ करती थी, कौन कौन सी लिपियां हुआ करती थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ये वाला भी, ये वाला भी। इसमें पूछा था कि जो सिद्ध मातृका लिपि है, लिपि है, सिद्ध मातृका लिपि, वो कहां पर लिखी जाती थी, किस जगह सिद्ध मातृका लिपि का उपयोग होता था? तो आप लोग बताएंगे उत्तर भारत, मतलब कश्मीर, कन्नौज, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में। तो आप लोग क्या लिखेंगे? उत्तर भारत। उत्तर भारत मतलब थोड़ा भूगोल पढ़ लेना ताकि तुमको एक एक राज्यों के नाम ना लिखना पड़े। दूसरा, जो
दूसरी जगहों पे जो चल रही है लिपियां, एक है नागरी, एक लिपि है नागरी, ये मालवा में चलती थी। फिर एक लिपि है लोरी, ये जो लोरी नामक लिपि है गुजरात में चलती थी। फिर एक लिपि है गोरी, ये कहाँ चल रही, उत्तर पूर्व में चल रही है, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में चल रही है। फिर एक लिपि है मालवाड़ी, मालवाड़ी, ये जो ये मालवाड़ी लिपि है, इसको मेवाड़ मालवा से संबंधित मत करना, ये सिंध में चलती थी। कहाँ चल रही है, सिंध में चल रही है। और एक और लिपि है जो दक्षिण भारत में चलती है, उसका नाम दिरवारी है, ये कहाँ चल रही है, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत। लिपियों की बात हो रही है तो मेरी लिपि इतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है, देखो जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ना उतने फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो तुम्हारी मजबूरी है मुझसे पढ़ना तो पड़ेगा, और चाहे मजबूरी हो, क्योंकि तुमको इतने फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरी बोली पे ध्यान देना, मैं जो बोलता हूँ हो सकता है कि मेरी ग्रामर में बहुत सारी मिस्टेक हो, थोड़ी भी नहीं, तो मेरे सामने मेरी बुराई मत करना कि हाँ ग्रामर में मिस्टेक है आपकी, मेरे को बुरा लग जाएगा, पर हाँ है तो सही, जानता हूँ यार मैं। तो कोशिश करना कि जो मैं बोलता हूँ उसको ज्यादा अच्छे से सुनो और उसके हिसाब से लिख सको, ठीक है। संस्कृति देखें इसकी, उस समय भारत की संस्कृति कैसी थी ये जानते हैं। संस्कृति, तो संस्कृति में क्या है, कौन से भगवान पूजे जा रहे हैं कैसे। तो एक प्रथा होती है देवदासी प्रथा, पहली चीज क्या बता रहा कि देवदासी प्रथा थी। देवदासी प्रथा के बारे में बता रहा है। आप बोलो देवदासी प्रथा क्या होती है, तो ये प्रथा के अंदर ऐसा होता है कि जो लड़कियां रहती है उसको बचपन से ही या जवान होने के बाद में, ज्यादातर बचपन से मंदिरों को दान कर देते हैं, तो वो जीवन भर मंदिर में भगवान की सेवा में निकाल देती है, उसको बोलते हैं देवदासी प्रथा। दूसरा, इस समय पे नवमी और शिवरात्रि दो बड़े त्योहार थे। शिवरात्रि दो बड़े त्योहार हुआ करते थे, मतलब मेन जो त्योहार थे जो अभी आप मनाते हैं, है ना, होली, दिवाली, नवरात्रि, उसका इस समय पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। इस समय पे रामनवमी और शिवरात्रि का बड़ा इंपॉर्टेंट था। और एक और बात जान लो कि इस समय वैष्णव लोगों का बड़ा प्रभाव था, वैष्णव धर्म चलता था और विष्णु मुख्य देवता थे। एक बात अलबरूनी बोलेगा, पर मेरे को पर्सनली विश्वास नहीं हो इस बात पे। अलबरूनी ने बोला कि जो विद्वान लोग हैं, मुझ जैसे जो विद्वान लोग हैं वो एकेश्वरवादी हैं, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, मूर्ति वगैरह नहीं पूजते हैं। तो इस चीज में मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि विद्वान अगर होगा तो वो जरूरी नहीं एकेश्वरवाद को माने, वो बहु देवताओं को मान सकता है। मैं पर्सनली प्रकृति पूजक हूँ, मैं प्रकृति में बड़ा विश्वास रखता हूँ। यार अपन ने ऊपर तो देखा नहीं कौन है क्या है, अते पते भी नहीं है, और अपने माँ बाप हुए, गौ माता हुई, जो जीव जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, है ना, ये भगवान शिव हैं, ये खुद पशुपति हैं, पशुओं के स्वामी हैं। तो इन लोगों की मैं ज्यादा पूजा करता हूँ, इन लोगों पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि सामने नजर आते हैं। यार अन्न की कदर कर लो, तैतरेय उपनिषद में लिख रखा है कि अन्न ही ब्रह्म है। और आजकल के क्या मैं देखता हूँ यार, मैं कोई अलग थोड़ी क्या हूँ, मेरे साथ के जो लड़के हैं वो ये खाना नहीं खाऊंगी तुमने नहीं खाया तो, और भूखे गुस्सा आ जाता है तो अन्न पे गुस्सा उतारते हैं। यार भाई तैतरेय उपनिषद बोल रहा है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न को कभी तरसाया नहीं जाता। मतलब अन्न ने क्या बिगाड़ा यार, अन्न वन्न खाओ, दूसरे को भी दिखाओ ताकि उसको भूख लगे। नए नए सिस्टम है कि खाना छोड़ देना गुस्सा आने पे, बताना कि नहीं मैं भूखा हूँ भूखी हूँ।
बेकार की चीजें यार, समझदार बनो थोड़े मेरे जैसे। और मैंने बता ही दिया था कि वैश्य और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। वैश्य शूद्र दोनों इंपॉर्टेंट है ना, सब इंपॉर्टेंट है। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था जान लेते हैं, अर्थव्यवस्था की क्या दशा है। अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय पे। तो कृषि प्रधान समाज है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। कृषि प्रधान समाज है, इसलिए उस समय से ही गाय का बड़ा सम्मान था। जब से देश कृषि प्रधान रहा है, गौ माता का बड़ा सम्मान था। आज से कुछ सालों पहले, ज्यादा से ज्यादा 50 साल पहले, 30 साल पहले, जब से ट्रैक्टर आए हैं, जो हजारों वर्षों से गाय पूज रहे थे हम, उसको ऐसे सड़कों पे छोड़ दिया है हमने। मेरे मन में एक छोटा सा विचार था, आप लोग भी उस पर गौर करना और कोशिश करना कि इसको फैला सको। यार अगर तुम लोग गाय को सच में बचाना चाहते हो ना, तो किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा कर लिया करो कि प्लास्टिक मत फेंका करो यार। मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है कि क्या होता है, गौ माता उसको सूंघती है, जो हम खाने की चीजें फेंक देते हैं ना, प्लास्टिक में पड़ी रहती है, कोई सी भी खाने का रेपर हो सकता है ना, आपने चिप्स खाई, आपने फेंक दिया, गौ माता जो उसको सूंघती है तो उसको खुशबू आती है कि यार ये तो खाने की चीज है, फिर वो उसको पॉलीथीन सहित खा लेती है। आप लोग कई सारी खाना भी पॉलीथीन बांध के फेंक देते होगे। मैंने छोड़ दिया है, मैं जेबों में भर लेता हूँ, इसलिए आप लोग कर रहा हूँ। मैं कोई सी पॉलीथीन बाहर नहीं फेंकता हूँ, मैं जेब में रख लेता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करो कि आप लोग को जरूरत नहीं है कि ये देखने के लिए कि इस ट्रक में गाय है कि नहीं, उसके पीछे पीछे जाने की, बंदूकें रखने की, किसी से झगड़े करने की। यार हम इतना भी कर लेना गौ माता के लिए कि यार हम पॉलीथीन ना फेंकें, तो भी बहुत बड़ी बात है। इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना और आपकी राय भी बताना मेरे को कि यार और हम क्या कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम एक कम्युनिटी की तरह हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग ही मेरे से कुछ सीखो, मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ और सीखता भी। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, पहला तो क्या है, कृषि आधारित है, कृषि आधारित। दूसरा, अलबरूनी बता रहा है किताबुल हिंद में कि महमूद गजनबी ने एक सिक्का चलाया, उस पे संस्कृत में लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में लिखा है अव्यक्तम महमूदा अवतारा, अव्यक्तम महमूदा अवतारा। ये चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था और ये 56 ग्रेन का था। मतलब इसकी जो वजन है वो 56 ग्रेन था, ग्रेन था। ये इतनी चीज समझते रहिए। आशा करता हूं यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब स्थापत्य के बारे में जान लीजिए। स्थापत्य के बारे में महमूद गजनबी क्या बताएगा आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी स्थापत्य के बारे में, क्योंकि जब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा तो आप लोग गलत बताओगे, फिर मैं उसको सही करूंगा। मैंने अभी तक जितने लोगों से पूछा है, जितनी क्लासों में पूछा है, सब लोगों ने गलत ही बताया। मेरे को पूरी आशा है कि आप लोग भी गलत ही बताओगे, और मैंने इसे गलत बता दिया तो जो तुमको आता होगा उसको उल्टा बोलोगे। इतनी समझ तो रखो कम से कम कि हाँ, जो तुमको आता है उसका उल्टा बोल देना, तुम्हारा काम सही हो जाएगा। स्थापत्य के बारे में, स्थापत्य के बारे में महमूद गजनबी बोल रहा है। आपको क्या लगता है, भारत के स्थापत्य मंदिरों की तारीफ करेगा कि बुराई करेगा? महमूद गजनबी भारत के मंदिरों की तारीफ कर रहा है। महमूद गजनबी ने भारत विशेष रूप से कन्नौज के मंदिरों की तारीफ की, लोगों की प्रशंसा की। और क्या बोला प्रशंसा में? उसने बोला कि इन मंदिरों को बनाने में 200 साल लग जाते और लगभग
5 से 10 लाख दिनार लग जाते। 200 साल, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख दिनार लग जाते। कितने? 200 साल और कई लाख दिनार। एक एक मंदिरों को बनाने में लग जाते। फिर भी इसकी जाहिलता देखो महमूद गजनबी की। मतलब आप किसी धर्म से नफरत कर लो, पर कल्चर ने क्या बिगाड़ा है यार, आर्ट ने क्या बिगाड़ा है? इतने सुंदर मंदिर बने होंगे, ये तारीफ भी कर रहा है कि अच्छे हैं, पर ऐसी क्या कट्टरता रही कि आदमी उन खूबसूरत मंदिरों को तोड़ेगा। इसी तरीके से जो अलबरूनी है, अलबरूनी वो मंदिरों की बुराई करेगा। अलबरूनी का कहना है कि जो मंदिर हैं वो धन संग्रहण का केंद्र है। जब धन संग्रहण होगा तो विदेशियों की आंखें चमकेगी, और आंखें चमकेगी तो आक्रमण करने के लिए आएंगे। इसलिए विदेशी आक्रमण करने के लिए आते हैं। विदेशी धन देखकर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? विदेशी धन देखकर आक्रमण करते हैं। ये स्थापत्य के बारे में बताया। थोड़ा सा और बाकी है, फटाफट देख लेते हैं। विज्ञान के बारे में क्या बता रहा है? विज्ञान के बारे में क्या क्या बता रहा है? तो ये भारतीय ज्योतिष के बारे में बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? भारतीय ज्योतिष के बारे में बता रहा है। बहुत बहुत गहरी गहरी बातें बोली है इसने। यहां तक बताया है कि 12 राशियां रहती है। ग्रहों के बारे में बताया, ग्रहों की गति है ना, उनके बारे में बताया कि कौन सा ग्रह का। सब भारत से सीख के खुद नहीं लेके आया था, है ना। इससे मत सोचना कि विद्वान है, पर यहां से सीख रहा है। और क्या क्या बता रहा है? और ये बता रहा है कि चंद्रमा की गति वगैरह वगैरह बातें बता रहा है। और भी बहुत सारी चीजें बता रहा है। मतलब जान सकते हो ज्योतिष मतलब तुम हाथ देखने की रेखा वगैरह सब चीजें बता रहा है। अलग से एक एक चीज लिखेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। वैसे लंबा वीडियो हो गया होगा, आप लोग भी थक गए होंगे। अब पानी पीने मत जाना, वीडियो खत्म कर देना, क्योंकि आप लोग अगर कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ोगे, अगर एक दिन भी छूटेगा तो यकीन मानो तुम लोगों का पूरा क्रम टूट जाएगा। फिर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। मैंने पढ़ा है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कोई सी चीज। मेरा नेट जेआरएफ क्लियर है, मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एक बार नहीं 5 गोल्ड है मेरे पास में। तो समझने की कोशिश करो, सिर्फ राइटिंग पे मत जाओ। मेरा ज्ञान देखो भाई, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूं। अगर तुम क्रम से नहीं पढ़ोगे, एक दिन भी छोड़ोगे, तो फिर अगले दिन तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, चीजें भूलने लगोगे। इसलिए कंटिन्यूटी बना के रखो। और ये क्या बता रहा है? ये भूगोल के बारे में क्या बता रहा है? अलबरूनी भूगोल के बारे में बता रहा है कि इसने जो अक्षांश देशांतरी रेखाएं रहती है वो हमको किसी स्थान, विशेष स्थान के बारे में बताती है कि कहां पर है। तो स्थानों की चर्चा कर रहा है। देशांतरी रेखा जैसा स्थानों की चर्चा, स्थानों की स्थिति की चर्चा। इसने बोला था कि भारतीय जो विज्ञान है, विज्ञान में पर टॉपिक्स के अनंत ग्रंथ हैं। ये कौन बोल रहा है? अलबरूनी ने बोला था विज्ञान के बारे में, ये भी जानते रहिए। और क्या बता रहा है? इसने बोला कि भारत जो है वो समुद्र के विक्षेपण से बना है। मतलब यार आप उस समय का नॉलेज देखो। ये बख्तियार खिलजी नालंदा की पुस्तकों को जला देगा। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि शायद विश्व भर का ज्ञान रहा होगा वहां पे। भारत समुद्र के विक्षेपण से बना है, या साइंस सिद्ध कर चुका है कि आखिर में भारत टकराया था किससे? एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराई थी, तब हिमालय बना था, हमारे देश का निर्माण हुआ था। हम आए थे, उस जगह पे स्थित नहीं थे। तो ये क्या बता रहा है कि भारत समुद्र में विक्षेपण से बना, विक्षेपण से बना। और क्या बता रहा है? 10 दिशाओं के बारे में,
अब आप बोलोगे कि दिशाएं चार रहती, चार नहीं रहती। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार इनके बीच की है ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ऐसे कर करके है ना, ये बीच की दिशाएं ये वाली, ये कितनी होगी 8, फिर एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर नीचे होगी 10। 10 दिशाओं के बारे में बता रहा है। और ये बता रहा है नगरों के मार्गों के बारे में, कि नगरों के मार्ग, क्या लिख दूं, नगरों के मार्ग जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, उन नगरों के मार्गों के बारे में बता रहा है। अल-बरूनी इतनी जानकारी दे रहा है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा। अभी तो आप देखिए, मेरा पूरा पूरा भरोसा है कि आपको अब जो छोटी छोटी एग्जामें होती है, छोटी छोटी मतलब ऐसे छोटी कोई एग्जाम नहीं होती, पर जिसमें इतिहास कम आता होगा वो मेरे लिए छोटी एग्जाम है ना, क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें कम आ रही। ऐसी एग्जाम्स में भी अब इस तरह के क्वेश्चंस आने लगेंगे। वो भी कब तक पूछेगा अकबर और बाबर के बारे में, राइट। वो अब ऐसे टॉपिक्स को देगा ताकि लोगों को डीप नॉलेज हो चीजों का। आगे बढ़ते हैं, ये चिकित्सा के बारे में बता रहा है। चिकित्सा के बारे में अल-बरूनी क्या बता रहा है कि इसने बोला कि मैंने किस किस को पढ़ा, तो मैंने चरक को पढ़ा, चरक सुश्रुत, सुश्रुत को पढ़ा। इसने जो बुक लिखी है वो किताबुस सैयदना, किताबुस सैयदना, ये काय पे है, औषधियों पे है। तो सोच पा रहे होंगे कि यहां से नॉलेज ले रहा है, एक पूरी बुक लिख दी है उस नॉलेज पे इसने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है राजनीति, राजनीति में क्या बोल रहा है, ये भी मोस्ट आईएमपी है, इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं कि महमूद गजनबी ने राजनीति का नाम मात्र का वर्णन करा है, का वर्णन, और वो नाम मात्र का वर्णन भी कैसा कर रहा है। तो ये बता रहा है पहली चीज कि ये तो यार फैक्ट है, जो ये आदमी अभी बताएगा वही बात बाबर 1526 में अपनी बुक बावरनामा में बताएगा कि भारतीय शासकों में एकता का अभाव है, कोई बड़ा शासक नहीं है। भारतीय शासकों में एकता का अभाव। अब आप लोग फिर इनको गालियां दोगे कि यार इनको समझ नहीं है क्या, ये 11वीं शताब्दी में आदमी बता रहा है कि भारतीय शासकों में एकता का अभाव है, यही बात 15वीं शताब्दी में बाबर बोल के चला गया एकता का अभाव है, फिर यही बात अंग्रेजी बोल के चले गए एकता का अभाव है, तो तुम इन सबको गाली दोगे जो पहले लोग बीत गए। अभी भी तो खुद में देखो, तो खुद को देखो कि आज भी एक दूसरे की जातियों को गाली देते हो क्या, एक दूसरे को नीचा बताते हो क्या, एक दूसरे के धर्मों से घृणा करते हो क्या, आज भी एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म वालों को काफिर मानते हैं क्या। या आप लोगों से क्वेश्चन है, एक बार पूछो, आप योग्यता को महत्व देते हो क्या। ऐसा तो नहीं है कि बस जातियों में अच्छी चीजों का कंपटीशन करने की जगह बस इसी चीज का करते हैं कि तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुई है, तुम्हारे पूर्वज ये थे किन थे, है ना, ये राजा तुम्हारे पूर्वज है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, बस इन ही चीजों में उलझे रहे, है ना। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है भाई, चीन ने चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला एआई बना लिया है, इसलिए उनको गाली मत दो, पूर्वजों को जो हुआ सो हुआ। अभी देखते हैं हम क्या आप और हम क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, इसने महमूद गजनबी का जो बेटा है उसके बारे में बताया है, इसका बेटा मंसूद, ये कौन है, महमूद का बेटा का पुत्र, इसकी सेना बहुसांस्कृतिक सेना है, महमूद के बेटे की सेना बहुसांस्कृतिक सेना है, बहुसांस्कृतिक सेना। और बोलोगे बहुसांस्कृतिक क्या होता है, बहु मतलब बहुत सारे, संस्कृति मतलब कल्चर, अलग अलग कल्चर की सेना है, मतलब यहाँ पे हिंदू भी है, हिंदू बौद्ध भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर खोखर भी हैं, कबीलाई लोग भी हैं, दक्षिण भारत के लोग भी हैं, मतलब
सब हिंदू में आ गए वो, पर फिर भी दक्षिण भारत क्योंकि कल्चरली विशेष अलग है थोड़ा सा, उत्तर का कल्चर अलग है, तो उत्तर भारत के हिंदू अलग हैं, दक्षिण के अलग हैं, उसके हिसाब से ऐसे तो उसने बांट के बताया कि इस तरह के लोग बहुसांस्कृतिक सेना है, मतलब वो इतना कट्टर होने के बाद में भी इतनी समझ रखता है कि दुश्मनों को हराने के लिए सबको अपनी तरफ कर लो, और हम लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं इन बातों को। अब ये एक निष्कर्ष निकाल रहा है आखिरी में, निष्कर्ष देखते हैं और हमारा टॉपिक खत्म होगा। कि आखिर में इसने भारत के बारे में निष्कर्ष क्या निकाला है, और बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाला है, सीख देने लायक निष्कर्ष निकाला है अल-बरूनी का निष्कर्ष। और यहां पे हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष, ये निष्कर्ष निकाल रहा है भारत में ज्ञान के भंडार के बारे में बोल रहा है कि जो ज्ञान का भंडार है उसमें हीरे भी हैं और पत्थर भी हैं, मतलब मोती भी हैं, पत्थर भी। भारतीय ज्ञान के भंडार में, ज्ञान के भंडार में मोती और पत्थर दोनों है। ज्ञान के भंडार में मोती और पत्थर दोनों है। दूसरा, इसने जो बात कही है कि भारतीयों को ऐसा लगता था कि भारत जैसा देश, भारत जैसा धर्म, मतलब भारत में धर्म है हिंदू धर्म, उस समय वैष्णव धर्म ज्यादा चलता था, तो भारत जैसा देश, भारत में जो धर्म है वो धर्म, भारत का राजा, भारत जैसी प्रजा और दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अगर कोई, अल-बरूनी कह रहा है कि अगर कोई भारत के अलावा किसी और देश की तारीफ करता भारतीयों के सामने, तो या तो वो उसको पागल समझते थे, क्या ये पागल आदमी यार दूसरे की तारीफ कर रहा है यार, हमारे से अच्छा कौन हो सकता है, या उसको जन्मजात झूठा समझते थे। तो आप लिख लीजिएगा कि अल-बरूनी बोल रहा है कि भारतीयों की सोच ऐसी थी कि अगर उसके सामने विदेशियों की तारीफ की जाती थी तो या तो वो उसको जन्मजात झूठा समझते थे, पागल समझते थे। भारतीयों को लगता था कि उनके जैसा राजा, उनके जैसी प्रजा, उनके जैसा देश इस धरती पर नहीं है। दूसरी चीज, वो एक और चीज बताता है कि ब्राह्मण विदेशियों से नफरत करते थे। ब्राह्मण जो थे वो विदेशियों को अपने समान नहीं मानते थे और उनका सम्मान भी नहीं करते थे, उनसे थोड़ी चिड़ के रहते थे कि यार तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने, हमारे ज्ञान क्या। ज्ञान तो देखो बहुत था, पर घमंड इंसान को मार देता है। दोनों चीजों में अंतर है। ज्ञान रखना बहुत अच्छा है, पर ज्ञानी को कभी घमंड नहीं रखना चाहिए। जैसे मेरे में आपको कभी घमंड नजर नहीं आएगा है ना। तो ब्राह्मण जो थे इस समय के, वो विदेशियों को, ऋषियों का सम्मान नहीं करते थे, नहीं करते थे। और क्या करते हैं, ना ही विदेशियों का सम्मान करते हैं। और लास्ट जो है वो बोल रहा है कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में, ये जो मैंने बताया आपको, प्राचीन काल में भारत में ऐसा नहीं था। मतलब प्राचीन काल में विदेशियों का सम्मान होता था, भारतीय समझते थे कि हाँ दूसरे लोगों से भी अपन कुछ सीख सकते हैं। अभी इसका एक कहना है अल-बरूनी का कि हम दूसरे लोगों से कुछ नहीं सीख सकते हैं, ऐसा भारतीय मानते थे। हमारे जितना अच्छा दिमाग, हमारे जैसे देश, हमारे जैसा राजा धरती पर कहीं हो ही नहीं सकता है, ऐसा भारतीय लोग मानते थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक क्रम से चल सकें। यूजीसी नेट, यूपीएससी, एमपीपीएससी में ये सब टॉपिक्स आते हैं, कई ऐसी एग्जाम से जिसमें हिस्ट्री कम आता हो, पर ये टॉपिक्स आते हैं। ये बीए सेकेंड ईयर की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, दिमाग में उतार लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस जो कहानी में समझा रहा हूँ उसको समझते रहिए। कुछ फैक्ट्स हैं उनको याद कर लीजिए, आपके बहुत काम में आने वाले हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक क्रम से चलते रहें। मैं पर्सनली पूरी कोशिश करूंगा, मैं कॉलेज के बाद में कैसे भी टाइम निकाल के आप लोगों का कोर्स करवाने की कोशिश करता हूँ,
मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई करें। सिर्फ मेरी इतनी सी मांग है, मैं आप लोगों से और कुछ मांगता भी नहीं। मैं कॉलेज से आता हूँ, कॉलेज में अपना काम करने के बाद मैं फिर यहाँ पे अलग से आके पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से पूरी आशा करता हूँ आप लोग कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, अपने नोट्स अच्छे से बनाएंगे और उनका रिवीजन करा करेंगे। थैंक यू सो मच।